गरीब लड़के को शादी में बेइज्जत किया गया। बारात आने में अभी आधा घंटा बाकी था, लेकिन भारतीय शादी समारोह के पंडाल में शोर पहले ही भर चुका था। तेज डीजे, हंसी, रिश्तेदारों की भीड़ और चमकती लाइटों के बीच एक लड़का चुपचाप स्टील की प्लेटें लगा रहा था। उसका नाम था रवि। उम्र 22 साल, दुबला शरीर, साधारण चेहरा और पैरों में घिसी हुई चप्पल। उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी, लेकिन कॉलर पर हल्का सा पुराना दाग साफ दिख रहा था। वह मेहमान नहीं था, वह उस शादी में काम करने आया था, एक अस्थाई हेल्पर की तरह। सुबह से कुर्सियां उठाना, पानी भरना, मेज सजाना, जो कहा जाए वही करना। रवि का घर गांव के बाहर रेलवे लाइन के पास था। पिता कई साल पहले बीमार पड़ गए थे, काम बंद। मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। रवि ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि घर में दवा और राशन ज्यादा जरूरी था। उस रात वह शादी में इसलिए आया था क्योंकि ठेकेदार ने कहा था, एक रात का काम है, 800 रुपए मिलेंगे। 800 रुपए। रवि के लिए वो सिर्फ पैसे नहीं थे, मां की दवा थी, छोटे भाई की स्कूल फीस थी, अगले 2 दिन का खाना था। वह प्लेटें लगा ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे ओ लड़के, जल्दी कर, वीआईपी टेबल खाली है। रवि ने मुड़कर देखा। लाल साड़ी में एक औरत थी, दूल्हे की बुआ। चेहरे पर गुस्सा ऐसा जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। रवि ने सिर हिलाया और दौड़कर दूसरी टेबल की तरफ चला गया। इसी बीच उसकी नजर अचानक सामने पड़ी। स्टेज के पास गुलाबी लहंगे में खड़ी लड़की मेहमानों से बात कर रही थी। रवि के हाथ रुक गए। वह नंदिनी थी। रवि की सांस जैसे अटक गई। नंदिनी, वही लड़की जिसके साथ उसने कभी स्कूल में पढ़ाई की थी, वही जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, और शायद पहली मोहब्बत भी। 7 साल पहले तक दोनों रोज साथ स्कूल जाते थे। रवि उसके लिए गणित के सवाल हल करता और नंदिनी उसे लाइब्रेरी से किताबें दिलवाती। पर 10वीं के बाद नंदिनी का परिवार शहर चला गया, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। रवि ने सोचा भी नहीं था कि वह आज इस तरह अचानक सामने मिल जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया, यह नंदिनी की शादी थी। उसका दिल एक पल के लिए खाली हो गया। वह कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। नंदिनी ने भी अचानक उसकी तरफ देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाई, फिर आंखें थोड़ी सिकुड़ी, जैसे दिमाग में कोई पुरानी तस्वीर जुड़ रही हो। रवि, उसने धीरे से कहा। रवि घबरा गया। उसने तुरंत नजर झुका ली और प्लेट उठाकर दूसरी तरफ चलने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे रुको। नंदिनी स्टेज से उतरकर उसकी तरफ आई। तुम सच में रवि हो? रवि के होंठ सूख गए। हां, मैं। नंदिनी कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट भी। इतने साल बाद तुम यहां? रवि जवाब देने ही वाला था कि तभी एक तेज कड़क आवाज पूरे पंडाल में गूंज गई। नंदिनी, तुम नौकरों से क्या बात कर रही हो? सबकी नजर उधर घूम गई। दूल्हे की मां भारी गहनों में सजी सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर साफ तिरस्कार था। नंदिनी चुप हो गई। उसने कहा, मम्मी, ये मेरे पुराने। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वह औरत रवि के बिल्कुल सामने आ गई। उसने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सबके सामने जोर से बोली, काम करने आए हो तो काम करो, यहां मेहमानों से घुलने मिलने नहीं, समझे? पास खड़े कुछ लोग हंस दिए। रवि का चेहरा लाल पड़ गया। उसने सिर झुका लिया। नंदिनी ने धीमे से कहा, मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। गलत? मैं सब समझती हूं, दूल्हे की मां ने कहा। आजकल ऐसे लड़के मौके ढूंढते हैं। शादी में घुसो, फोटो खिंचाओ और बाद में रिश्तेदारी निकालो। अब हंसी और तेज हो गई। रवि ने महसूस किया कि पूरे पंडाल की आंखें उसी पर थीं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बस इतना कहा, मैं काम करने आया हूं मैडम। लेकिन तभी दूल्हे का एक दोस्त, जो शराब के नशे में था, आगे आया और रवि के हाथ से प्लेट छीनकर जमीन पर फेंक दी। धड़ाम! स्टील की प्लेट की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे भाई, काम करने आया है तो दूर खड़ा रह। दुल्हन से बातें करने का शौक है क्या? कुछ लोगों ने ताली बजाई। रवि ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में अपमान जल रहा था। नंदिनी ने गुस्से से कहा, बस कीजिए आप लोग। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। दूल्हे का दोस्त रवि के और करीब आया और उसकी शर्ट पकड़कर बोला, निकालो इसे यहां से, अभी के अभी। रवि ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की। बस उसी पल
उसने जोर से धक्का दे दिया। रवि पीछे गिर पड़ा। उसकी जेब से पुराना बटुआ निकलकर फर्श पर गिरा। उसमें से एक छोटी सी पुरानी फोटो बाहर सरक गई। नंदिनी ने झुककर फोटो उठाई और जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोटो में 10वीं क्लास की एक तस्वीर थी। उसमें नंदिनी मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे खड़ा रवि उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था। नंदिनी के हाथ कांप गए। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने ये अब तक संभाल कर रखी? रवि जवाब देता, उससे पहले पंडाल के बाहर अचानक एक काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास आकर रुकी। कार से सूट पहने 4 लोग उतरे। उनमें से एक सीधे पंडाल के अंदर आया और ऊंची आवाज में पूछा, यहां रवि कौन है? पूरा हॉल शांत हो गया। सभी की नजर एक साथ जमीन पर गिरे उस गरीब लड़के पर टिक गई और वह आदमी सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। पूरा पंडाल एकदम खामोश हो गया। डीजे की आवाज बंद कर दी गई थी। कुछ सेकंड पहले जो लोग रवि पर हंस रहे थे, वही अब चुपचाप उस सूट वाले आदमी को देख रहे थे। उसकी चाल में ऐसी सख्ती थी कि लग रहा था वह किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो या कोई सरकारी अफसर। रवि अभी भी जमीन पर बैठा था। उसकी शर्ट पर धूल लग चुकी थी। होंठ के कोने पर हल्की चोट से खून निकल आया था, लेकिन उसे दर्द से ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। सूट वाला आदमी उसके सामने आकर रुका। तुम रवि हो? उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। रवि ने हिचकते हुए कहा, जी। आदमी ने एक पल उसे गौर से देखा, फिर अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने जेब से एक फोटो निकाली, उसे रवि के चेहरे से मिलाया और धीमे से कहा, हमें तुम पिछले 6 महीने से ढूंढना पड़ रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दूल्हे की मां, जो कुछ देर पहले रवि को डांट रही थी, अब आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, जी आप कौन? कोई गलती हुई क्या? उस आदमी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस अपने साथ आए दूसरे आदमी से कहा, वकील साहब, यही है। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। वकील? रवि का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन मैंने क्या किया? रवि ने घबराकर पूछा। सूट वाला आदमी झुका और बहुत धीरे बोला, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे नाम को छोड़ा गया है। रवि कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही दूल्हे का दोस्त, जिसने रवि को धक्का दिया था, बीच में हंसते हुए बोला, अरे भाई, लगता है कोई कर्जा होगा। गरीब लोग भाग जाते हैं, फिर वकील ढूंढते हैं। फिर कुछ लोग फिर हंस पड़े। रवि की मुट्ठी कस गई। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। तभी सूट वाले आदमी ने पहली बार उस लड़के की तरफ मुड़कर कहा, अपनी भाषा संभालिए। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। उसका स्वर इतना सख्त था कि वह लड़का तुरंत चुप हो गया। पंडाल में सन्नाटा फैल गया। नंदिनी अब भी फोटो हाथ में पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें रवि पर थीं, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि यह सब क्या हो रहा है। वकील ने अपना बैग खोला और कुछ कागज निकाले। रवि कुमार? उसने पूछा। जी। पिता का नाम महेश प्रसाद? रवि ने सिर हिलाया। माता सुशीला देवी? रवि ने फिर हां कहा। वकील ने कागज पलटा और बोला, आपको कल सुबह हमारे साथ शहर चलना होगा, यह कानूनी मामला है। दूल्हे की मां ने तुरंत पूछा, कौन सा मामला? आखिर हुआ क्या है? इस बार सूट वाले आदमी ने सबकी तरफ देखा और कहा, यह निजी मामला है, सबके सामने बताना उचित नहीं। लेकिन अब भीड़ में जिज्ञासा आग की तरह फैल चुकी थी। रवि का सिर घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में यह सब कैसे आ गया। वह बस इतना बोल पाया, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे अभी काम खत्म करना है, पैसे लेने हैं। यह सुनकर पंडाल में कुछ लोग फिर मुस्कुरा दिए। एक गरीब लड़का और सामने वकील, फिर भी उसकी चिंता 800 रुपए। सूट वाला आदमी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर जेब से बटुआ निकाला और रवि के हाथ में नोटों की गड्डी रख दी। आज की मजदूरी से ज्यादा समझो, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। रवि ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं साहब, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता। उस आदमी की आंखों में पहली बार हल्की इज्जत झलकी। उसने गड्डी वापस रख ली। ठीक है, लेकिन आना जरूर। इतना कहकर वह मुड़ा और बाहर चला गया। बाकी लोग भी उसके पीछे निकल गए। काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास फिर से स्टार्ट हुई और कुछ ही सेकंड में सड़क पर गायब हो गई। लेकिन पंडाल में जो रह गया था वह पहले जैसा नहीं था।
अब हर कोई रवि को अलग नजर से देख रहा था। जो कुछ देर पहले उसे नौकर समझ रहे थे, वही अब उसके बारे में फुसफुसा रहे थे। कहीं कोई छुपा हुआ रिश्ता तो नहीं? शायद किसी अमीर आदमी का बेटा हो, या फिर कोई जमीन का केस। रवि ने जमीन से अपना बटुआ उठाया। नंदिनी अब भी वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से वह पुरानी फोटो रवि की तरफ बढ़ाई। तुमने सच में इसे संभाल कर रखा? रवि ने फोटो ली। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ चीजें फेंकी नहीं जाती। नंदिनी के चेहरे पर एक पल के लिए पुरानी मुस्कान लौटी, लेकिन तभी पीछे से दूल्हा आ गया। उसका नाम था अर्जुन। महंगे सूट में, घमंडी चेहरा। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए पूछा, यह कौन है? नंदिनी ने कहा, मेरा स्कूल का दोस्त। अर्जुन ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्का सा मुस्कुराया। दोस्त या पुरानी कहानी? नंदिनी ने हाथ छुड़ाया। तुम हद पार कर रहे हो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रवि के पास आया और बहुत धीरे बोला, सुनो, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी आया हो, अपनी औकात मत भूलना। इस शादी में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। रवि ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, आपने किया है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, ठेकेदार दौड़ता हुआ आया। रवि, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? चलो, पीछे काम बाकी है। रवि चुपचाप चला गया। रात के बाकी घंटे उसने बिना कुछ बोले काम किया, लेकिन हर बार जब वह पानी परोसता, लोग उसे अजीब नजरों से देखते। कोई अब उसे गरीब लड़का कहकर नहीं हंस रहा था, लेकिन वह सम्मान नहीं था, वह सिर्फ शक था। रात 2 बजे काम खत्म हुआ। ठेकेदार ने 800 रुपए उसके हाथ में रखे। रवि घर की तरफ चला। रास्ते में स्ट्रीट लाइटें बुझी हुई थीं। जेब में पैसे थे, लेकिन दिल भारी था। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, तुम्हारे नाम कुछ छोड़ा गया है। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देर हो गई बेटा? मां ने पूछा। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की। काम था। मां ने उसके होंठ पर चोट देख ली। ये कैसे लगी? रवि ने झूठ कहा, फिसल गया था। लेकिन तभी अंदर से पिता की खांसी की तेज आवाज आई। रवि पानी देने अंदर गया। पिता चारपाई पर लेटे थे, बहुत कमजोर। लेकिन जैसे ही उन्होंने रवि को देखा, अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कांपते हाथ से रवि की जेब से झांकता वही पुराना फोटो देखा। रात के लगभग 3:30 बजे थे। बाहर पूरा मोहल्ला सोया हुआ था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और टूटी खिड़की से आती हवा दरवाजे को हल्का हल्का हिला रही थी। लेकिन रवि की नींद एकदम टूट गई, क्योंकि दस्तक फिर हुई। थक थक थक, धीमी लेकिन साफ। रवि चारपाई से उठा। मां और पिता दोनों सो चुके थे, या शायद सोने की कोशिश कर रहे थे। पिता की बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। कल किसी के साथ मत जाना। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे से दरवाजे के पास गया। अंदर से पूछा, कौन? बाहर कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक महिला की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। रवि ने आवाज पहचानी नहीं, लेकिन उसमें एक अजीब घबराहट थी। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, उम्र करीब 45, सिर पर दुपट्टा, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से अंदर आ गई। रवि घबरा गया। आप कौन हैं? उसने दुपट्टा हटाया। रवि एक पल के लिए जम गया। वह नंदिनी की मां थी, वही जो शादी में उसे सबके सामने नौकर कहकर अपमानित कर रही थी। रवि पीछे हट गया। आप यहां? उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रोई हों। आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। रवि कुछ समझ नहीं पाया। आप इतनी रात को यहां क्यों आई हैं? उन्होंने सीधा सवाल किया। आज जो लोग तुम्हें लेने आए थे, उन्होंने क्या कहा? रवि ने सावधानी से जवाब दिया, बस इतना कि कल शहर चलना है। नंदिनी की मां ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मत जाना। रवि का शरीर जैसे सुन्न हो गया। क्यों? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस अपने पर्स से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसके हाथ में दे दिया। अगर सच जानना है तो इसे सुबह पढ़ना, लेकिन किसी पर भरोसा मत करना, न उन लोगों पर और न अपने पिता पर। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मेरे पिता क्यों? लेकिन वह बात पूरी करता उससे पहले बाहर किसी गाड़ी की हेडलाइट खिड़की पर चमकी। नंदिनी की मां घबरा गई।
मुझे जाना होगा, किसी को मत बताना कि मैं आई थी। वह तुरंत बाहर निकली और अंधेरे में गायब हो गईं। रवि दरवाजे पर खड़ा रह गया। हाथ में पुराना लिफाफा कांप रहा था। सुबह होने तक वह सो नहीं पाया। सूरज चढ़ा, मां चूल्हे पर चाय बना रही थी, लेकिन रवि का ध्यान सिर्फ उस लिफाफे पर था। जब उसने कमरे में जाकर अकेले उसे खोला, अंदर एक पुरानी फोटो और एक चिट्ठी थी। फोटो देखते ही उसकी सांस रुक गई। उसमें उसके पिता थे, लेकिन जवान उम्र में। उनके साथ एक और आदमी खड़ा था, वही सूट वाला आदमी जो शादी में आया था, और उनके बीच में एक छोटा बच्चा था। वह बच्चा रवि था, लेकिन सबसे बड़ा झटका फोटो के पीछे लिखा नाम था, रवि वर्मा, उम्र 5 वर्ष। रवि के हाथ कांपने लगे। वर्मा? उसका सरनेम तो कुमार था। उसने तुरंत चिट्ठी खोली। कागज पर जल्दी जल्दी लिखावट में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। तुम्हारे पिता ने तुमसे सच छुपाया है। जिस दिन तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी, बहुत लोग सब कुछ खो देंगे। शादी में जो लोग आए थे, वे तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें वापस लेने आए हैं। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसी समय बाहर से आवाज आई, रवि, बाहर आओ। वही सूट वाले लोग घर के बाहर खड़े थे। काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास फिर गली में खड़ी थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। पड़ोसी दरवाजों से झांक रहे थे। मां घबरा गईं। कौन है ये लोग? रवि ने कुछ नहीं कहा, बस चिट्ठी जेब में रखी और बाहर निकल आया। सूट वाला आदमी मुस्कुराया। तैयार हो? रवि ने पहली बार सीधे पूछा। आप मुझे किस लिए ले जाना चाहते हैं? आदमी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि अब सच छुपाना संभव नहीं। रवि ने जेब से फोटो निकालकर उसके सामने कर दी। क्या आप इन्हें जानते हैं? आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने फोटो देखी, फिर रवि की तरफ। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोला, फिर बहुत धीरे कहा, यह फोटो तुम्हें कहां मिली? पहले आप बताइए। आदमी ने गहरी सांस ली। उसने आसपास खड़े लोगों को देखा, फिर कहा, यहां नहीं, गाड़ी में बैठो। रवि पीछे हट गया। नहीं, यहीं बताइए। मोहल्ले के लोग कान लगाकर सुन रहे थे। सूट वाला आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने ऐसा वाक्य कहा जिससे रवि की दुनिया हिल गई। महेश प्रसाद तुम्हारे असली पिता नहीं है? भीड़ में सनसनी फैल गई। रवि के कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या? मां दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ से चाय का गिलास गिर गया। घर के अंदर चारपाई पर लेटे पिता ने यह आवाज सुनी। वह लड़खड़ाते हुए बाहर आए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सूट वाले आदमी को देखा और चीख पड़े, तुम यहां क्यों आए? मैंने कहा था दूर रहो। अब सबकी नजर उन पर थी। सूट वाला आदमी शांत रहा। 25 साल तक हमने तुम्हारा सम्मान किया महेश, लेकिन अब समय आ गया है। रवि कांपती आवाज में बोला, कोई मुझे बताएगा कि सच क्या है? पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रवि की तरफ देखा। आवाज टूट रही थी, बेटा, मैंने जो किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। रवि ने एक कदम पीछे लिया। मैं आपका बेटा नहीं हूं? पिता कुछ नहीं बोले। उनकी चुप्पी ही जवाब थी। रवि की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जिस आदमी को वह बचपन से पिता मानता आया, वह सच छुपा रहा था। जिस गरीबी में वह पला, शायद वह उसकी असली जिंदगी ही नहीं थी। और तभी सूट वाला आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारा असली नाम रवि कुमार नहीं, आरव विक्रम वर्मा है। तुम वर्मा इंफ्राटेक ग्रुप के मालिक विक्रम वर्मा के बेटे हो, और इस शहर की आधी जमीन तुम्हारे नाम है। रवि के पैरों से ताकत चली गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सूट वाले आदमी ने अगला वाक्य कहा, और जिस लड़की की शादी में कल तुम्हें बेइज्जत किया गया, उसी शादी के पीछे असली वजह तुम हो। रवि ने सिर उठाया। क्या मतलब? आदमी ने कहा, नंदिनी की शादी अर्जुन से नहीं हो रही। उसे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन के परिवार को पता चल चुका है कि अगर तुम वापस आए तो उनकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। रवि स्तब्ध खड़ा रह गया। तभी गली के मोड़ पर अचानक एक बाइक तेजी से रुकी। नंदिनी रोती हुई उतरी। उसने भीड़ को चीरते हुए रवि का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें अब भी मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन को सब पता चल गया है, और वो तुम्हें मारने के लिए लोगों को भेज। नंदिनी का हाथ ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी कसकर थी कि रवि समझ गया, वह मजाक नहीं कर रही। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि कुछ घंटे पहले शादी में अपमानित हुआ गरीब लड़का अचानक इतनी बड़ी बातों के बीच कैसे आ गया। रवि का सिर घूम रहा था। एक तरफ वह आदमी कह रहा था कि वह करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस है, दूसरी तरफ उसके पिता, जिनके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई, चुप खड़े थे। और अब नंदिनी कह रही थी कि कोई उसे मारने आ रहा है। रवि ने अपना हाथ छुड़ाया। कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि सच क्या है। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। अभी समय नहीं है। अर्जुन को पता चल गया कि तुम वहीं हो। उसने रात में मेरे फोन देख लिए। उसे पुरानी फोटो मिल गई। और जब उसने तुम्हारा नाम सुना, उसने अपने पिता को बता दिया। तब मुझे समझ आया कि उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों तय की। रवि कुछ बोल पाता, उससे पहले गली के बाहर से 3 काली एसयूवीज की आवाज आई। टायरों की चीख के साथ गाड़ियां रुकीं। उनमें से 6 आदमी उतरे। सभी के चेहरे पर काला चश्मा, हाथ में डंडे। मोहल्ले के लोग तुरंत पीछे हट गए। नंदिनी घबरा गई। वो लोग आ गए। सूट वाला आदमी, जो अब तक शांत था, तुरंत रवि के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने साथ आए लोगों को इशारा किया। आरव को गाड़ी में बैठाओ। रवि चिल्लाया, मेरा नाम रवि है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तभी उन एसयूवीज में से एक से अर्जुन उतरा, कल का दूल्हा। लेकिन आज उसके चेहरे पर शादी की मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गुस्सा। वह धीरे धीरे आगे आया। बहुत बड़ा खेल खेला तुमने, उसने रवि से कहा। रवि ने पहली बार गुस्से से जवाब दिया, मुझे खुद कुछ नहीं पता था। अर्जुन हंसा। हां, यही सबसे खतरनाक बात है। जिस इंसान को खुद नहीं पता कि वह कौन है, वो दूसरों की दुनिया तबाह कर सकता है। रवि ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब, यह लड़का गरीब नहीं है। यह उस आदमी का बेटा है जिसने हमारे परिवार को बर्बाद किया था। भीड़ में हलचल मच गई। रवि ने सूट वाले आदमी की तरफ देखा। क्या यह सच है? उस आदमी ने गहरी सांस ली। आधा सच। रवि चिल्लाया, पूरा सच कौन बताएगा? और तभी उसके पिता महेश प्रसाद आगे बढ़े। उनकी हालत खराब थी, सांस फूल रही थी, लेकिन उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं बताता हूं। पूरा माहौल शांत हो गया। महेश ने रवि की तरफ देखा। उनकी आंखें भर चुकी थीं। 25 साल पहले मैं वर्मा इंफ्राटेक ग्रुप में ड्राइवर था। तुम्हारे असली पिता विक्रम वर्मा बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनके छोटे भाई ने लालच में पूरी कंपनी हथियाने की साजिश की। उसी साजिश में अर्जुन का परिवार भी शामिल था। अर्जुन का चेहरा तमतमा गया। झूठ। महेश ने बिना रुके कहा, एक रात विक्रम साहब की कार का एक्सीडेंट कराया गया। सबको लगा कि तुम भी मर गए, लेकिन तुम पीछे की सीट से बच गए। मैं वहां पहुंचा और विक्रम साहब ने मरने से पहले तुम्हें मेरी गोद में देकर कहा, इसे दूर ले जा, नहीं तो ये भी मार दिए जाएंगे। रवि की आंखों से आंसू निकल आए। तो आपने मुझे अपना बेटा बनाकर छुपा लिया? महेश ने सिर झुका लिया। हां, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन सच बताने की हिम्मत कभी नहीं हुई। मां सुशीला वहीं रोने लगी। हमने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा बेटा। रवि का दिल टूट रहा था, लेकिन उसी पल अर्जुन जोर से हंसा। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। उसने जेब से एक फाइल निकाली और हवा में लहराई। क्योंकि वर्मा ग्रुप की सारी संपत्ति कानूनी रूप से अब मेरे पिता के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। यह लड़का कुछ साबित नहीं कर सकता। सूट वाला आदमी मुस्कुराया, पहली बार। अगर सिर्फ कागज से सब होता तो हम आज यहां नहीं आते। उसने अपने वकील को इशारा किया। वकील ने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली। कल रात पुराने बैंक लॉकर से रिकॉर्ड मिला है, विक्रम वर्मा का वीडियो बयान। अर्जुन का चेहरा बदल गया। क्या? वकील ने कहा, उस वीडियो में साफ है कि उनकी हत्या दुर्घटना नहीं थी और साजिश में शामिल लोगों के नाम भी हैं। अर्जुन पीछे हट गया। नंदिनी ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन तभी अर्जुन ने अचानक गुस्से में जेब से पिस्तौल निकाल ली। पूरा मोहल्ला चीख उठा। उसने पिस्तौल सीधे रवि पर तान दी। अगर तू नहीं रहेगा तो कोई वारिस नहीं रहेगा। रवि जम गया। नंदिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, अर्जुन चिल्लाया। हटो, नंदिनी ने कहा, पहले मुझे मारो। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया। रवि की सांस अटक गई।
उसने पहली बार महसूस किया कि नंदिनी सच में उसके लिए जान देने को खड़ी है। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। गुस्से में उसकी उंगली ट्रिगर पर थी और तभी अचानक पीछे से आवाज आई, पुलिस, हथियार नीचे रखो। गली के मोड़ पर पुलिस की जीप आकर रुकी। गुजरात पुलिस के अधिकारी दौड़ते हुए आए। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने पिस्तौल नीचे नहीं की, बल्कि एक पल में उसने रवि की तरफ गोली चला दी। धाएं! गली में चीख गूंज गई। रवि ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा सब खत्म, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने महेश प्रसाद खड़े थे। गोली उनके सीने में लगी थी। उन्होंने रवि को धक्का देकर बचा लिया था। रवि की चीख निकल गई, बाबा! महेश धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। उनके होंठ कांप रहे थे। रवि उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। महेश ने खून से सने हाथ से उसका चेहरा छुआ और बहुत धीरे कहा, महेश प्रसाद की लाश अभी भी उसी गली में पड़ी थी। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन रवि के लिए समय जैसे रुक गया था। जिस आदमी को वह अब तक सिर्फ पिता कहता आया, वह उसके सामने खून से लथपथ पड़ा था और अब उसे पता चला कि वह उसका असली पिता नहीं था। फिर भी आखिरी पल में उसी ने अपनी जान देकर उसे बचाया। रवि की आंखें सूख चुकी थीं। आंसू अब भी थे, लेकिन रोने की ताकत नहीं बची थी। गुजरात पुलिस अर्जुन को जीप में बैठा चुकी थी, लेकिन अर्जुन जाते जाते भी मुस्कुरा रहा था। उसने खिड़की से झुककर कहा, तुम देर कर चुके हो रवि। वीडियो नहीं मिला तो कुछ साबित नहीं कर पाओगे, और अदालत में बिना सबूत तुम फिर वही हो, एक गरीब नौकर। यह सुनकर रवि के अंदर कुछ टूटने के बजाय जाग गया। पहली बार उसने अर्जुन की तरफ शांत आंखों से देखा। मैं कल तक गरीब था, आज नहीं, क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि मेरे पिता कौन थे, और उससे भी ज्यादा मेरे असली पिता कौन थे। अर्जुन कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर जीप चली गई। नंदिनी पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, अब क्या करोगे? रवि ने महेश के चेहरे को आखिरी बार देखा, फिर उनके पैरों को छुआ। जो उन्होंने कहा, अपना हक वापस लूंगा। महेश के अंतिम संस्कार के बाद रवि उसी दिन शहर गया। सूट वाला आदमी, जिसका नाम दीपक मेहरा था, उसे सीधे वर्मा इंफ्राटेक ग्रुप के मुख्य कार्यालय ले गया। 20 मंजिला कांच की इमारत, रिसेप्शन पर सिक्योरिटी, अंदर बड़े बड़े लोग सूट में। रवि अपनी पुरानी शर्ट और चप्पल में वहां खड़ा था। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह गलती से अंदर आ गया हो, लेकिन दीपक ने साफ कहा, आज से यह इमारत जिस परिवार की थी, उसका असली उत्तराधिकारी वापस आ गया है। रवि के सामने बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। कमरे में 8 डायरेक्टर बैठे थे, कुछ बूढ़े, कुछ मध्यम उम्र के। सभी के चेहरे पर अविश्वास था। एक डायरेक्टर ने तुरंत कहा, हम किसी अनजान लड़के को सिर्फ कहानी सुनकर मालिक नहीं मान सकते। दूसरे ने कहा, वीडियो नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं। रवि चुप बैठा सुनता रहा। वह समझ रहा था, यह दुनिया शादी के पंडाल से अलग नहीं है। वहां उसे गरीब समझकर बेइज्जत किया गया, यहां उसे अनपढ़ समझकर नकारा जा रहा था। तभी दीपक ने टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी। वीडियो गायब है, लेकिन सबूत सिर्फ एक नहीं था। सबकी नजर फाइल पर गई। दीपक ने कहा, विक्रम वर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले डीएनए रिपोर्ट भी सुरक्षित रखवाई थी। कमरे में सन्नाटा। एक डायरेक्टर ने फाइल खोली, कुछ मिनट तक कागज देखता रहा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह असली है। रवि की सांस रुक गई। दीपक ने कहा, हमने सुबह अस्पताल से नमूना मिलान कराया, यह आरव विक्रम वर्मा ही है। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी एक और डायरेक्टर ने कुर्सी पीछे धकेली और बोला, फिर भी संपत्ति वापस नहीं मिल सकती। अर्जुन के पिता ने कंपनी बेच दी है, दस्तावेज पूरे हैं। रवि ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ। दस्तावेज झूठ पर बने हैं। अगर कंपनी हत्या की साजिश से छीनी गई है तो सब कुछ वापस होगा। कमरे में सब शांत हो गए। वह लड़का जो कल तक प्लेटें लगा रहा था, अब बोर्डरूम में सीधे आंखों में देखकर बात कर रहा था। दीपक ने हल्की मुस्कान से उसे देखा, जैसे उसे पहली बार विक्रम वर्मा की झलक मिली हो। 3 दिन बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। गुजरात उच्च न्यायालय में मीडिया की भीड़ लगी थी। पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी। गरीब मजदूर निकला अरबों की संपत्ति का वारिस। अर्जुन के पिता ने बड़े बड़े वकील किए। उन्होंने कहा कि रवि एक ठग है,
भावनात्मक कहानी बनाकर संपत्ति हड़पना चाहता है। रवि कोर्ट में खड़ा सब सुनता रहा। फिर जज ने उससे पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरा कमरा शांत हो गया। रवि ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। अगर चाहिए होते तो मैं अपने पिता महेश प्रसाद के मरने के बाद चुप रहता। मैं तो कल तक 800 रुपए कमाने के लिए शादी में काम कर रहा था। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन वह रुका नहीं। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं। जिस आदमी ने मुझे पाला उसने मरते वक्त कहा था, अपना हक वापस ले लें। मैं यहां उसी वचन के लिए खड़ा हूं, अपने लिए नहीं, उनके लिए। कोर्ट में खामोशी छा गई। नंदिनी पीछे दर्शक सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें भर आईं। उसी समय दीपक खड़ा हुआ। उसने कहा, माननीय न्यायालय, वीडियो गायब हुआ था, लेकिन हमने बैंक सर्वर से डिलीटेड बैकअप रिकवर कर लिया है। पूरा कमरा हिल गया। स्क्रीन लगाई गई। वीडियो चला। स्क्रीन पर विक्रम वर्मा दिखाई दिए, घायल लेकिन जिंदा। उन्होंने साफ कहा, अगर यह वीडियो खुले तो समझो मुझे मारा जा चुका है। मेरी हत्या मेरे भाई और उसके साझेदारों ने की है, और मेरा बेटा आरव जिंदा है, उसे बचा लो। इसके बाद अदालत में सब खत्म हो गया। अर्जुन के पिता वहीं गिरफ्तार कर लिए गए। संपत्ति ट्रांसफर रद्द हुई। कंपनी का नियंत्रण वापस रवि के नाम आ गया। 6 महीने बाद रवि उसी गांव लौटा जहां कभी लोग उसे गरीब नौकर कहकर हंसे थे। लेकिन इस बार वह बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ नहीं आया। वह अकेला आया, साधारण कपड़ों में। वह उसी पंडाल के सामने खड़ा था जहां उसे बेइज्जत किया गया था। अब वहां एक नया भवन बन रहा था। उसने गांव वालों को बुलाया और घोषणा की, यहां एक मुफ्त स्कूल बनेगा। नाम होगा महेश प्रसाद विद्यालय। भीड़ में सन्नाटा था। जो लोग कभी उस पर हंसे थे अब सिर झुकाकर खड़े थे। दूल्हे की मां भी आई थी, आंखें नीचे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। रवि ने कुछ पल उसे देखा, फिर शांत स्वर में कहा, उस दिन आपने मुझे गरीब समझकर अपमानित किया था। आज अगर मैं अमीर होकर बदला लूं तो फर्क क्या रह जाएगा? वो मुड़ गया। नंदिनी उसके पास आई। अब आगे? रवि मुस्कुराया, बहुत हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान। आगे वही जिंदगी जो मेरी थी, बस अब किसी और रवि को शादी में प्लेटें लगाते हुए बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। दूर स्कूल की नींव रखी जा रही थी। हवा में धूल उड़ रही थी, लेकिन इस बार रवि की आंखों में धूल नहीं, शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे महेश प्रसाद अब भी कहीं मुस्कुरा रहे हों। उस दिन रवि ने समझा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसों या नाम से नहीं होती। कभी कभी जिसे दुनिया सबसे छोटा समझती है, वही सच में सबसे बड़ा निकलता है। दी एंड।